हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक का वर्गीकरण। पिछले लेक्चर में बात किया था जनसंख्या विस्फोट पर। उसी समय मैंने बताया था गर्भ निरोध के बारे में, उसको कैसे रोका जाए। ठीक है। अब गर्भ निरोध को रोकने के लिए जो गर्भ निरोधक हैं, सॉरी गर्भ निरोध रोकने के लिए नहीं, यानी बच्चे के जन्म को रोकने के लिए ऐसा बोलो, या गर्भ निरोधक जो हैं, गर्भ को निरोध करने वाले यानी गर्भ में होने वाले बच्चों को रोकने के लिए अब क्या क्या मेथड्स हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। तो नेचुरल मेथड जो आपका प्राकृतिक विधि है, यह पहला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जान के इसमें तीन आपकी प्रोसेस है: पीरियोडिक एब्स्टेंस, आवधिक संयम, विड्रॉ और इंटरप्ट बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, लैक्टेशनल एमेनोरिया, स्तनपात या अनार्थम। ये आपके नेचुरल मेथड्स हैं। देखो, नेचुरल मेथड जो आपकी पहली बात करें, पीरियोडिक एब्स्टेंस, ये आपका 10 to 17 डे 10 to 17 डे में अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग यानी एक रिलीज होती है। आपने देखा था जब आप मेनिस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे तो 14 डे में ओवुलेटरी फेज आता था, ओवुलेशन होता था। मैंने उस समय भी आपको बताया था 14 डे में जरूरी नहीं ओवुलेशन हो जाए, आपकी बुक लिखती है, लेकिन होता क्या है 10 से 17 दिन के बीच में एक्चुअली ओवुलेशन हो सकता है। 10 से 17 दिन के बीच, 10वें दिन हो सकता है, 17वें दिन। तो 10 से 17 दिन के बीच आप ओवुलेशन से बचें। ठीक है। जब आपका ओवुलेशन होगा 24 घंटे तक एक आपका एम्प्लोरिज्म रहता है, 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है। तो आप 10 से 17 दिन के बीच फर्टिलाइजेशन से बचें। इस बीच आप मैथुन की क्रिया ना करें तो अ, आप मतलब जो बच्चा होने वाला हो उससे बच सकेंगे, बच्चा होने के चांसेस कम होंगे। ठीक। ये आपकी नेचुरल मेथड से। अब सेकंड आप बात करते हैं बायस्क्लन या मैथुन। इसमें क्या होता है, ये नेचुरल मेथड का तरीका। इसमें क्या होता है, जब आप क्वाइटस कर रहे हो, क्वाइटस यानी मैथुन की क्रिया चल रही है, उस समय जैसे ही वीर का स्खलन होने वाला है, वीर बाहर निकलने वाला है, तो आप उस स्पर्म को योनि से बाहर रिलीज कर दीजिए। तो ये भी अच्छा तरीका है। आप यानी होने वाले बच्चे यानी एक फ्यूजन से बच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें मैथुन के दौरान वीर को योनि से बाहर निकाल दो, ताकि वीर जब इनसाइड नहीं जाएगा फीमेल के तो फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तनपात, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें क्या होता है, ये लगभग 6 महीने, 4 से 6 मंथ तक जब आपकी माँ बच्चे को दुग्ध पिलाती हैं। ठीक है। तो जब दुग्ध पिलाती हैं, इस समय अंडोत्सर्ग नहीं होता, यानी इस समय आपका एक रिलीज नहीं होगा। ये 4 से 6 महीने तक प्रभावी रहता है। 4 से 6 महीने तक ही प्रभावी रहता है। जब बच्चे को माँ का दूध का सेवन कराया जाता है तो उस समय आप होता क्या है, आपका अंडोत्सर्ग नहीं होगा। यानी आप अगर मैथुन की क्रिया करते भी हैं, संभोग करते भी हैं, तो जब फीमेल से एक रिलीज नहीं होगी तो इस पर इनसाइड जाकर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे बचिए। ये 4 से 6 महीने के लिए ही होता है। 4 से 6 महीने के बाद उसमें फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब कहते हैं इसमें रसायन का यूज नहीं हुआ, रसायन का यूज नहीं हुआ, रसायन का यूज नहीं हुआ, तो इसके साइड इफेक्ट, इसके दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप होम्योपैथिक दवा का यूज करिए, आयुर्वेदिक, ये आपको नुकसान नहीं, अगर आप में फ़ायदा नहीं करता नुकसान भी नहीं देता। ठीक है, वैसे इसमें क्या होता है कि आप नेचुरल मेथड है, आपने कोई रसायन का यूज नहीं किया। हमेशा ध्यान रखिए, जो रासायनिक चीज़ें हैं ये ही हमारे बॉडी को अफेक्ट करती हैं, यानी दुष्प्रभाव उन्हीं का होता है। नेचुरल मेथड है, आपने इसमें कोई रासायनिक यूज नहीं किया तो उसका दुष्प्रभाव होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इस ये नेचुरल मेथड में, इन यूज में ऐसा रिस्क होता है कि आप जो बैरियर मेथड अपना रहे हैं इसमें, यानी ये हाई होता है, ये फेल होने के चांसेस, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो कि फेल हो जाए। यानी ये चीज़ अपना रहे हो तो चांसेस हैं कि आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो भी सकता है, यानी ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा मेथड, अच्छा मेथड नहीं है, फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, कि चांसेज ज़्यादा है, यानी बच्चा हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाई है। अब हम सेकंड पर बात करते हैं। अब हम सेकंड देते हैं, सेकंड आपका है बैरियर मेथड, रोध है रोधक। बैरियर मतलब बाधा, बाधा किसके बीच बनोगे, इसमें मेन चीज़ क्या आता है, शुक्राणु अंडाणु को मिलने ही न दो, स्पर्म एंड एग को मिलने ही मत दो। जब स्पर्म और एग, ठीक है, शुक्राणु एवं अंडाणु, एक अंडाणु स्पर्म शुक्राणु, जब ये दोनों मिलेंगे ही नहीं, अब बताओ जब दोनों मिलेंगे नहीं फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रायो कहाँ बनेगा, जायगोट कहाँ बनेगा, बच्चा कहाँ होगा। यानी अगर स्पर्म और एक को ना मिले तो बच्चा होने के चांसेस निल है, होगा ही नहीं। ठीक, तो इसमें क्या कहता है, आप कैंडोम्स का यूज कीजिए, ये आपके अच्छा निरोधक है। ठीक है, निरोध, इसका नाम ही है निरोध। ठीक है, इसका यूज आप सबसे पहले ये आपके, इनके बारे में कंडोम्स की बात करें, ये निरोध के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दूसरी बात, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, किसी मतलब आप कोई भी यूज कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों। अच्छा, दूसरी बात, ये आपका जो निरोध होता है ये पतले रबर और लैक्टेट्स से बना होता है। निरोध यानी कंडोम्स, निरोध आपका बहुत पतले पतले रबर या लैटेक्स से बना होता है, लैटेक्स से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, कहते हैं जब इसका यूज करते हैं तो मेल में यह आपके मेल में ये लिंग तथा फीमेल में वेजाइना यानी यौन को ढकता है। ठीक, अब इसका मेन काम ये, जब आपका जो स्पर्म रिलीज होगा वो जो स्पर्म निकलेगा वह फीमेल, जब का स्पर्म होता है वह फीमेल जनन मार्ग तक नहीं पहुंच पाता। जब आपका जनन मार्ग तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी इनसाइड नहीं जाएगा, यानी एक के पास नहीं पहुंचेगा, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कहते हैं कि इस निरोध का लाभ क्या है, इसके निरोध के लाभ आपके सबसे अच्छा दो चीज़ रखना,
एसटीडी से बचाता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को बोलते हैं लैंगिक संचारित रोग। ठीक है, लैंगिक यानी इसका मतलब भी समझिए, जब फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं उसमें होता क्या है, अगर मेल को, जैसे मेल को एड्स है, ध्यान रखना जो एड्स की बीमारी है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से फैलता है। लिक्विड किसी प्रकार का हो, चाहे ब्लड हो, चाहे आपका सलाइवा हो, चाहे स्पर्म हो, कोई भी हो, अगर लिक्विड का चेंजमेंट हुआ, लिक्विड जिसके अंदर पहुंचेगा, लिक्विड के थ्रू आपके एड्स के वायरस पहुंच जाएंगे और उसे भी एड्स हो जाएगा। तब ये सेक्सुअली मतलब आप जो लैंगिक जनन कर रहे हैं उस समय ये फैलने वाली बीमारी से बचाता है आपका कंडोम। एसटीडी सेक्सुअल लैंगिक संचारित रोग से बचाता है। ठीक, सबसे बेनिफिट इसका लाभ यही है। और इसके बारे में दो और भी बातें हैं, जैसे कि ये गोपनीय रहता है। आप इसके द्वारा, इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सच तक ज़रूरत नहीं है, आप निरोध खुद में यूज कर सकते हैं। इस समय निरोध का बहुत तेज़ी से यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये निरोध जो होता है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव वाली क्वाइटस के समय कोई भी बाधा नहीं देता। अब बात करते हैं डायफ्राम और वॉल्स और सर्वाइकल। ये तीनों ही आपकी एक ही जैसे होते हैं। इनका मेन फोकस होता है कि आपकी जो वेजाइना होती है उसको कवर करना। आपकी जो वेजाइना की वॉल्स होती हैं, सर्विक्स, वहाँ जाके अगर ये ढक देगा चारों तरफ से तो स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाएगा। जब स्पर्म अंदर जाएगा नहीं तो काहे का फर्टिलाइजेशन। यानी इसका यूज, इन सब का यूज संभोग से पहले सर्विक्स यानी ग्रीवा को ढकने के लिए करते हैं। यानी संभोग से पहले, अच्छा नहीं संभोग तुम कर लो बेटा, इस पर पहुंच जाए अंदर तब इसको लगाओ, काहे का मतलब निकलेगा। तो संभोग करने से पहले आप इसका यूज करें। ये सर्विस को ध्यान रखना, ये आपको सर्विस को कवर करता है। आपको नोटिस करने वाली बात है, तीनों सर्विस को कवर करती हैं जिससे स्पर्म का अंदर पहुंच नहीं पाता। अब जब इन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, ये आपके कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे वजाइना को ऐसे कवर कर लें। ठीक है, जब कवर कर लें कोई चीज़ होगी इसको अंदर नहीं जाए, रोक लेंगे। इसको और ही आसान बनाने के लिए और ज़्यादा ही सक्रिय हो, उसके लिए आप शुक्राणुनाशक क्रीम का यूज कर लें। इसके लिए आप शुक्राणुनाशक क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसको यूज कर लीजिए। इसके साथ साथ जेली, ठीक है, व झाग का उपयोग गर्भ निरोधक की क्षमता को बढ़ाता है। यानी अगर हम जब आपने वॉल्स, डायफ्राम इन सब का यूज किया, उसमें नाशक क्रीम लगा दीजिए, जेली लगा दीजिए। ये क्या होता है, जब साइड की वाल होती हैं उनको कवर कर लेता है। जब साइड की वाल और ज़्यादा कवर हो जाएंगी तो अब स्पर्म का एंट्री करना और ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब का यूज करने से आपकी गर्भ निरोधक क्षमता घटती है, गर्भ निरोध होने के चांसेस बढ़ जाने, आप बच्चे का फॉर्मेशन कम हो, इसके चांसेस और ज़्यादा हाई रहते हैं। अब इसके साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। बात करते हैं नेक्स्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के, डिवाइस मतलब युक्तियाँ, यानी गर्भाशय के अंदर ऐसी कौन सी युक्तियाँ हम अपनाएं जिससे गर्भ निरोध को रोक सकें। ठीक है, अब कहते हैं कि इसमें आपकी तीन चीज़ें, नॉन मेडिकेटेड, कॉफर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग।
ठीक। नॉन मेडिकल में औसत का यूज नहीं करेंगे। काफर रिलीजन में कापर से रिलेटेड चीज़ों का यूज किया जाएगा। हार्मोन्स रिलीजन में हार्मोन्स हम यूज करके प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में कहा जाता है कि जो डिवाइसेस होते हैं इनमें हम जिन डिवाइसेस का यूज करते हैं उन डिवाइसों को या जिन युक्तियों को अपनाते हैं वो यौन मार्ग से लगाया जाता है। तो कहते हैं अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, गर्भाशयी युक्तियाँ देखो, इस मेथड में आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपके प्रशिक्षित डॉक्टर, यानी आप डॉक्टर को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टर हो या नर्स। तो प्रशिक्षित युक्तियाँ डॉक्टर या नर्स द्वारा योनि मार्ग में लगाया जाता है, और इसके बाद दूसरी पॉइंट ये लिखना, भारत में यह युक्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी इस युक्ति का यूज इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। पूछते भी हैं, इसे हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनको हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ठीक है, चाहे नॉन मेडिकेटेड हो, चाहे कॉपर रिलीजिंग हो, चाहे हार्मोन रिलीजिंग हो, आईयूडी को ही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगे वो भी आइडियल होंगे। ठीक, अब एक एक के बारे में बात करेंगे। जो आपकी नॉन मेडिकेटेड है, औषधि, नाम ये देखो, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेशन मतलब दवा, नॉन मतलब नहीं, जरूरत नहीं है, यानी औषध की जरूरत नहीं है, विदाउट औषध की इसका वर्क होता है। इसमें एग्जाम्पल पहले आप रखिए, उसके बाद हमको समझा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल का आपका लिप्स लूप्स है। ठीक है, आपका लिप्स लूप आता है। जो आपका लिप्स लूप है, लिप्स लूप, इसके अंदर इसका एग्जांपल जो लिप्स लूप आता है, इसमें ये आपके जो लिप्स लूप हैं इनका मेन काम होता है शुक्राणु को अंडाणु से मिलने, शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोकना। ठीक है, यानी इनके बारे में हम लिखें तो कहते हैं कि ये शुक्राणु वाहिनी, अंडाणु वाहिनी में लिप्स लूप बनाकर शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। जब मेल मिलाप ही नहीं होगा तो कहाँ का फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स आपस में मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो मेन मकसद क्या है इनका, गैमेट्स को मिलने ही न दो, गैमेट्स आपके मिलेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक, तो इसमें मेन काम होता है आपके अंडवाहिनी मतलब जो आपका गर्भाशय की नालियाँ हैं, यानी गर्भाशय सर्विस हो जाए ना इसके थ्रू, तो उसमें ये लूप का फॉर्मेशन करते हैं, लिप्स लूप का फॉर्मेशन करते हैं ताकि शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल ना पाए। जब शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें आपका एग्जाम्पल लिप्स लूप आता है। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक इस क्वेश्चन को नीट में भी कई बार पूछा गया है। बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। पहले इसके भी हमें एग्जाम्पल्स देखने होंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स इसके पूछे आते हैं, ध्यान, एग्जाम्पल ही इसके पूछे आते हैं। कॉपर रिलीजिंग में आपका एग्जाम्पल है कॉपर टी।
ठीक, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोज, मल्टीलोड, मल्टीलोड 375, यानी एक आपका कॉपर टी हुआ, ठीक, दूसरा आपका कॉपर 7, तीसरा मल्टीलोड 375। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल्स काफ़ी पूछा जाता है। नॉन मेडिकेटेड क्वेश्चन का यहाँ तक एग्जाम्पल लेफ्ट लुक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसके एग्जाम्पल से पूछा है संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कॉपर लेजिम में मेनली क्या था, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो इसमें जो आपकी आयोडी होती है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज, ये तांबे की बनी टी आकृति की होती हैं। अब ये तांबे की बनी टी आकृति की होती हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इसे क्या करते हैं, इसे भी योनि के थ्रू इनसाइड इसको एंट्री करा देते हैं। तो जब सर्विस के आगे जाएगा, ये क्या करता है, सर्विस के आगे जाकर ये टी आकृति का, ये स्टार्टिंग जब ऐसा होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, ये आपका ऐसे मुड़ा होता है, ठीक, ऐसे मुड़ा होता है। इनसाइड जाने के बाद इसमें स्ट्रक्चर होता है, ऐसे खींचे रहते हैं, खींचने पर ये मुड़ा होता है, जैसे आपका सर्विस जाता है, इसे छोड़ देते हैं तो ये आपकी कुछ ऐसे आकृति हो जाती हैं, यानी सर्विस को कम्प्लीटली कवर कर लेती हैं। और जब ये था कम्प्लीटली कवर होगी तो जितनी भी शुक्राणु होंगी इसी से होकर जाएंगी। अब इनका मेन फंक्शन देखो, अब ये करती क्या है, जो आने वाली शुक्राणु है उनका भक्षण कर जाती हैं। तो कॉपर टी में जो आपका आयोडी है, ये आयोडी आपका तांबे की बनी टी आकृति का होता है, ठीक। और इसमें मेनली क्या है, एक कॉपर आयन रिलीज करते हैं, अब कॉपर आयन क्या करता है, कॉपर आयन का मेन फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखना। कॉपर आयन क्या करता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनका भक्षण कर जाता है। कॉपर आयन शुक्राणुओं को खा जाते हैं, प्रकार से ना, भक्षण कर जाते हैं, भक्षक। कॉपर आयन शुक्राणुओं की भक्षक क्रिया बढ़ जाती है, शुक्राणुओं की भक्षक क्रिया बढ़ जाती है, ठीक। कॉपर आयन की उपस्थिति में ध्यान रखना, इसी का पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता तथा निषेचन दोनों को कम कर देते हैं। यानी अब क्या होगा, अब इसमें होता क्या है, कॉपर आयन की वजह से जो शुक्राणु होते हैं उनकी गतिशीलता कम होती है, मोटेलिटी कम हो जाती है, और साथ साथ जब मोटेलिटी कम होती है तो स्पर्म के साथ पास पहुंचते पहुंचते इनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी यानी निषेचन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग, यानी हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडी। इनमें एग्जाम्पल्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल की बात है, इसमें का आता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। उसके साथ साथ हम इसमें यूज करते हैं LNG20। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, मैंने बता दिया इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको याद ही रखना होगा। अच्छा, आपने याद होगा आपको
प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन रखती थी। ठीक है, एक बात बताओ, अगर एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन रहेगी तो अंड नहीं निकलेंगे, एग नहीं निकलेंगे, तो काहे का गर्भाशय, काहे का फर्टिलाइजेशन होगा, सॉरी गर्भाशय नहीं, काहे का फर्टिलाइजेशन होगा। यानी अगर हम प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स निकलवाएं जो कार्पल ल्यूटियम को मेंटेन रखे, अगर कार्पल ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया ही नहीं होगी। यानी ये आईओडी क्या करता है, ऐसे हार्मोन्स निकलवाता है, ऐसे हार्मोन्स निकलवाता है ताकि आपकी जो एंडोमेट्रियम हो, एंडोमेट्रियम जो कि आंतरिक गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होगी, आंतरिक भित्ति बनी रहे। ठीक है, अगर आंतरिक भित्ति बनी रहेगी, ठीक है, तो अंडोत्सर्ग नहीं होगी, तो अंडोत्सर्ग यानी एग नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो भी कर सकते कि अंडोत्सर्ग मतलब होता है अंड का निकलना। ठीक, अब इन जो आपकी इतनी आईओडी हैं, जितने भी आईओडी हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज हैं, इनमें कहते हैं ये सभी आईओडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज आपके ज़्यादातर यूज होते हैं बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए। यानी एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा 2 साल 3 साल बाद, यानी अंतर काफ़ी अंतराल में हो, उसके लिए ज़्यादा यूज होता है। ये सभी आईओडी बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए यूज होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए यूज होता है। सबसे बात, इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव कम है। ऐसा है तो नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए इस गर्भनिरोधक का यूज अत्यधिक होता है। इसीलिए तो इसको आइडियल बोला गया है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, मैंने ऊपर बताया, ये आपका कैसा है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, अत्यधिक प्रचलित आपका गर्भ निरोधक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ आपका है गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब भी होता है गोलियां, टैबलेट्स। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या आता है, इसका प्रयोग मेनली इसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनता है। ठीक, यानी इसमें मेनली क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को मिक्स करके, उसको संयोग करके ऐसा पिल्स बनाया गया, ऐसा गर्भ निरोधक मिलाया गया जो कि आपका एज ए टैबलेट्स की मतलब गोलियों की तरह इसका यूज किया जा सके। अब इसमें होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल मालाडी। ठीक,
मालाडी, इनके लेने का तरीका क्या होता है? जब आपका मेनेस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला दिन होता है, ठीक है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे होता है, कैसे होता चलेगा? ब्लीडिंग होना, ठीक है, वो तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल मैंने बात कर दी। तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन, मेनेस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट डे, यानी अब इसको क्या करना है? मेनेस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 21 डे तक रेगुलर खाना है। फिर 7 दिन का इसमें गैप करो, ठीक है, 7 दिन का इसमें गैप करो 28 तक, एंड अगेन फिर से आप खा लो, क्योंकि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ये तो 28 दिन का ही तो माना गया, 28 या 29 दिन तक, तो आपको 28 या 29 दिन तक इसको क्या करना है? गैप। यहाँ आपका 7 दिन का गैप, 7 दिन का गैप रखना है, यानी इन 7 दिन के बीच में आपको कोई टैबलेट नहीं खाना है। 1 से 21 दिन इनके बीच आपको डेली टैबलेट लेनी है, ठीक है। यानी एक दिन से पहला दिन से 21वें दिन तक, जो मेंस्ट्रुअल का पहला दिन है, उस दिन से 21 दिन तक आप लगातार एक एक टैबलेट लीजिए। अब 21 दिन से 28 डे तक, 28 जिस दिन होगा उस दिन तक आप इस पिल्स को या इस दवा को ना लीजिए। 7 दिन का गैप रखिए। 28 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, फिर से नया स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी है। अब ये प्रक्रिया बार बार दोहरानी है जब तक आपको बच्चे की मतलब आपको बच्चे की जरूरत नहीं है, तब तक कि आप प्रोसेस दोहराते रहिए। जब आपको लगे हाँ मुझे यानी बच्चे को प्रोड्यूस करना है, तो आप इस गोलियों को खाना बंद कर दीजिए। अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रोसेस हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, फाइनली आपका बेबी का प्रोडक्शन होगा, मानी बेबी प्रोड्यूस होगी। अब ये आपके हार्मोन्स लेने से होता क्या है, ठीक है। हार्मोन्स का यूज करने से स्त्री के अंदर अंडोत्सर्ग यानी आपका एक का रिलीज नहीं होगा, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। अंडोत्सर्ग और रोपण दोनों को रोकते हैं। यानी अगर आपने इन टैबलेट्स को लगातार लेते रहते हैं तो पहले नंबर अंडोत्सर्ग यानी एग रिलीज नहीं होगी। जब फीमेल में एग रिलीज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म अगर जाता भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। दूसरी, रोपण ही नहीं हुआ, बच्चा मतलब जायगोट बन गया, ठीक है, चलो जायगोट बन गया, लेकिन जायगोट जाके इम्प्लांट ही नहीं हुआ, देन जायगोट वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जब इम्प्लांट नहीं होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होगा, ठीक है। ये दोनों ही प्लान ध्यान रखना, ये चीजें पूछी भी जाती हैं कि अंडोत्सर्ग और रोपण दोनों प्रक्रियाएं आपकी जब चलती हैं, कब चलती हैं? जब आप टैबलेट्स का यूज करते हो, गर्भनिरोधक गोलियां का यूज करते हो। अब इसके साथ साथ गर्भाशय की जो सर्विक्स है, सर्विक्स यानी ग्रीवा क्या करता है? एक श्लेष्मिक पदार्थ का श्रावण करता है, श्लेष्म का श्रावण करता है, श्लेष्म का श्रावण करता है। ये क्या करता है? जो यानी ये श्रावण करने के बाद जो शुक्राणु की गतिशीलता को, शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन गतिशीलता को भी कम करेगा, निषेचन करने की क्षमता को भी कम करेगा, निषेचन करने की क्षमता को कम करता है। यानी इन प्रोसेस में क्या करता है? सर्विक्स में कुछ श्लेष्म पदार्थ का श्रावण होगा,
ठीक है, श्लेष्मी पदार्थ जो जाने वाले शुक्राणु तो आपके सर्विक्स से एंट्री तो कर जाएंगे गर्भाशय के अंदर, लेकिन इनकी गतिशीलता इतनी स्लो हो जाएगी कि ये एक तक एम्पुलर रीजन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलो अगर पहुंच भी गए तो इनकी औकात नहीं होगी कि फर्टिलाइजेशन कर सकें, इनमें इतनी क्षमता ही नहीं होगी ये फर्टिलाइजेशन कर सकें। गर्भ निरोधक गोलियों में आपका सेकेंड, आपने ये पहला देखा गर्भ निरोधक गोलियों में पहला प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले लो। दूसरा आपका जो प्रचलित टैबलेट्स है सहेली, ठीक है, सहेली का यूज आजकल बहुत ही तेजी से हो रहा है। आपका जो सहेली है ये आपकी लखनऊ में बनी थी, लखनऊ में बना गया था, CDRI। जिस अनुसंधान ने इस मेडिसिन की खोज की यानी मेडिसिन को बनाया वो है CDRI। CDRI आपका लखनऊ में है। अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, सेंट्रल ड्रग रिसर्च अब आए सहेली के रिस्पेक्ट में कहते हैं, सहेली को सप्ताह में एक बार लिया जाता है, ये। और सेकेंड बात करते हैं, एक बार लेने के साथ साथ इसका दुष्प्रभाव भी साइड इफेक्ट भी कम होता है, साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव भी कम होता है, दुष्प्रभाव कम होता है। इसके साथ साथ ये आपका नॉन स्टेरॉयडल होता है, इसमें स्टेरॉयड नहीं होता है, ठीक, नॉन स्टेरॉयडल होता है। अब इंजेक्शन के थ्रू भी गर्भ निरोधक का यूज किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इंजेक्शन में आपका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मिक्सचर दिया जाता है और इसे शरीर के नीचे आपका लगा दिया जाता है, शरीर के नीचे इस रेंज से इसे लगा दिया जाता है, शरीर के नीचे अंतरोपण कर दिया जाता है, ठीक। शरीर के नीचे आप जब इसे अंतरोपण करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। यह अपना कार्य जल्द ही, मतलब इसका जो कार्य होता है, जो आपने टैबलेट्स ले रखी हैं उन्हीं के जैसा ये होता है। इनका यूज ध्यान रखना, जैसे आपने संभोग किया, यौन करने के 72 घंटों के अंदर ही करना होता है। इसका इम्पोर्टेंट बात यह है, संभोग करने के 72 आवर्स के अंदर यूज करें, यानी आप संभोग करने के 72 घंटे के पहले इसका यूज कर लें, ऐसा इसका यूज नहीं कर पाओगे, यह फेल हो जाता है, ठीक। तो ये आपकी आईओडीज थी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, सॉरी ये गर्भ निरोधक की गोलियाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, और ये आपका फोर्थ था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका शल्यक्रिया विधि, जिसमें हम काटते पीटते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं गर्भ निरोध को रोकने के लिए जो यूज होता है शल्यक्रिया विधि अथवा बंधकरण, नसबंदी, जिसका नाम है नसबंदी। इनका यूज वही लोग करते हैं, वही स्त्री पुरुष करते हैं जो उनको भविष्य में अब संतान की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट ये है, यह प्रक्रिया वही स्त्री पुरुष दोनों होता है, ठीक, वही स्त्री पुरुष करते हैं जिनमें भविष्य में संतान की जरूरत नहीं है, अब इन्हें भविष्य में किसी संतान की जरूरत नहीं है। ये जो आपकी शल्यक्रिया है ये 2 प्रकार की है,
शल्य क्रिया, शल्य क्रिया दो प्रकार की है। तो शल्य क्रिया में आपका पहला है वैसेक्टोमी, दूसरा ट्यूबेक्टोमी। अब दिमाग लगा देता हूँ, ये मेल फीमेल दोनों होता है, इसमें मेल में हो कहीं फीमेल में। वैसेक्टोमी से पकड़ो वास्ट डिफरेंस, या शुक्रवाहिका शुक्राणु किस में होता है, मेल में, फीमेल से कोई रिलेशन है तो ये किस में होगा, मेल में होगा, मेल में होगा। अच्छा, जब एक मेल में दूसरा फीमेल में, या ट्यूब से पढ़ो, फैलोपियन ट्यूब आपने पढ़ा है तो किस में होते हैं, फैलोपियन फीमेल में, तो ये फीमेल में होगा। ठीक। अच्छा, जब मेल में होता है तो मेल में मेनली क्या करते हैं, देखो इसमें मेन चीज़ क्या होता है, जो आपका वॉश डिफरेंस होता है मेल में, वॉश डिफरेंस जो आपकी युग्मक का आपको ट्रांसफर करवाती हैं, तो वॉश डिफरेंस को क्या करते हैं, काट देते हैं, काट के उसे बांध देते हैं, दैट इज वैसेक्टोमी। ठीक। तो कहते हैं अब ये वॉश डिफरेंस कहाँ से मिले आपको, स्क्रोटम से, अंडकोश से। तो स्क्रोटम में एक चीर लगाते हैं, इससे आप जाते हैं वॉश डिफरेंस को काट के बांध देते हैं। तो वाशोडायमी क्या करते हैं, वॉश डिफरेंस को काट कर बांध देते हैं। अच्छा, कोई चीज़ है, इसको मैंने काटा तो दो हिस्से होंगे, तो इधर भी काट के बांध दो, इधर भी काट के बांध दो, दोनों हिस्सों को आप बांध दो। अब ये वॉश डिफरेंस आपको कहाँ से मिलेगा, आप वॉश डिफरेंस स्क्रोटम में जाइए, यानी स्क्रोटम में आप स्क्रोटम अंडकोश में चीरा लगाओ, अंडकोश में आप चीरा लगाओ, यानी चीरे का मतलब क्या, आप एक छोटा सा मतलब चीरा लगाओ, फाड़ो उसे, काटो, ठीक है, वहाँ से आप वॉश डिफरेंस को निकाल कर काट के उसे दोनों साइड बांध दो, दैट इज वैसेक्टोमी। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होता है, इसमें हम मेनली काटते हैं फैलोपियन ट्यूब। आपको जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें हम इसे काटकर दोनों साइड बांध दो। अब कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब कैसे काटोगे, आप यौन द्वार में छोटा सा भाग, यौन द्वार के थ्रू, यौन द्वार में कहते हैं यौन द्वार से आपकी जो डिम्बाणु वाहिनी होती हैं, डिम्ब वाहिनी नलिका, डिम्ब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देते हैं। ठीक, ये आपका ट्यूबेक्टोमी। अच्छा, काट के बाद ये रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल भी संभव नहीं है, आप बांध फिर सोचो कि हाँ मुझे बच्चा पैदा करना है, फिर से आगे फर्टिलाइजेशन होगा तो ये संभव है, यानी यहाँ फिर से बच्चे प्रोड्यूस करने की गुंजाइश ही नहीं है। अब कहते हैं इन सब का यूज करने से, यानी आपने जितने भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी ताकि आप जनसंख्या को दर को कम करने, यानी अल्टीमेटली क्या बच्चे को गर्भ निरोधक को रोक सके, ये सारी चीज़ें करने में बहुत सारे इसके आपके साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं। यानी गर्भ निरोधक नियमित लेने से दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसके ढेर सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कहते हैं गर्भ निरोधक आपने अगर नियमित रूप से कर रहे हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे, जैसे अनियमित हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा अनियमित होगा,
अनियमित आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपकी बीमारी, कोई बीमारी हो, कभी आपने टेंशन लिया, फीमेल की बात कर रहे हैं, बीमारी, कोई टेंशन, थकान, कैसी भी चीज़ हो, तुरंत ही वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट करता है। फीमेल सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ आपकी हुई, ठीक है। तो अनियमित महावीर, जैसे आप लगातार गर्भनिरोध नहीं हो तो कुछ साइड इफेक्ट, सबसे पहले आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। इरेगुलर मतलब अनियमित, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, थकान हो सकती है, मितली आएगी। सबसे बड़ी बात, स्तन कैंसर होने का भी डर रहता है। इसके साथ साथ आपकी बुक ही कहती है कि गर्भ निरोधक के यूज करने से कृत्रिम हो, यानी ह्यूमन जादू बनाया गया है, इसमें रासायनिक का यूज किया गया है। इन विधियों से जनसंख्या को काफ़ी हद तक रोका गया है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसका यूज हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। आपको स्तन कैंसर जैसी बीमारियों, घातक बीमारियां दे सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली सही बात, इसका यूज करके बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि खुद ही देखो यार, अगर ये सारी चीज़ें ना हो ह्यूमन को और बच्चे प्रोड्यूस करना नहीं चाहता है तो क्या करेगा? उसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो निषेचन तो होना ही होना है, लेकिन वो चाहता है बच्चा ना हो, तो उसे इन चीज़ों का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका टोटल होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, कैसे हम गर्भ निरोधक को रोक सकते हैं, ठीक है। चाहे आपकी प्राकृतिक विधि हो, चाहे आपकी ढेर सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं, इन सभी के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, MTP, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में सीखेंगे, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में उससे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।